मनीष मुझे होस्ट बना दो बेटा। हो गया ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया जी, गुड आफ्टरनून। प्रणाम सर। प्रणाम बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? यस सर, वो हाइड्रोलिक ब्रेक बता दीजिएगा ना सर, कैसे काम कर। हाइड्रोलिक ब्रेक मुझे भी नहीं पता। पढ़ना पड़ेगा। यस सर। हाँ, देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये डायरेक्ट एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, इनको सबको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। गुड इवनिंग सर। बता दूँ। गुड इवनिंग बेटा, मैं देखकर बता दूंगा बेटा, है ना? यस सर। सर एनटीएस से कुछ अपडेट आया क्या एग्जाम का? इतनी जल्दी? अभी तो बेचारों ने 12th के लिए डिसीजन लिया है। तुम एक्सपेक्ट करते हो इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे? बावले हो जाएंगे वो। सर अपना तो 2 बच्चे हैं, उसको जल्दी से करा के खत्म नहीं करते। इनका तो एक ही है, तेरे तो 2 नहीं 3 है। 2 मेंस और 1 एडवांस। हमारा तो एक ही है, वो कब होगा? वो इनका तो एक ही सर है। एडवांस तो मेरे को देना नहीं है ना, सिर्फ इसलिए तो मेरे लिए सिर्फ 2 है। सही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। लिखो आर्किमिडी प्रिंसिपल। क्वेश्चन हम इकट्ठे कर लेंगे बाद में। बच्चों ये किसी वस्तु के, किसी बॉडी के फ्लोटेशन से रिलेटेड है। जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, है ना, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, तो द्रव इस ठोस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। लिक्विड जो है वो सॉलिड पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ। आप अपनी उंगली भी डालेंगे ना बेटा पानी में, तो उंगली पर भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, लेकिन बेटा ये बहुत कम होता है ना, तो हम इसे महसूस नहीं कर पाते। इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयंट फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे उत्प्लावन बल बोलते हैं, है ना। आर्किमिडी के अनुसार ये जो फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल जो होता है, ये उस द्रव के भार के बराबर होता है जो ठोस ने विस्थापित किया है। ठीक है, ठोस ने जो विस्थापित किया, एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, चलो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले कुछ लिखना शुरू कर लीजिए।
जब भी किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस ठोस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। When a solid is dipped into liquid, liquid exerts upward force on the solid. जब भी किसी ठोस को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव ठोस पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। When a solid body is dipped into liquid, liquid exerts an upward force on solid. यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। This force is called buoyant force or upthrust force. नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन में आर्किमिडी के अनुसार, आर्किमिडी के अनुसार यह उत्प्लावन बल द्रव के उस भार के बराबर होता है, यह उत्प्लावन बल द्रव के उस भार के बराबर होता है जो ठोस द्वारा विस्थापित किया जाता है, जो ठोस वस्तु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडी, according to Archimedes, this upthrust force is equals to, this upthrust force is equals to weight of liquid which is displaced by solid. Weight of liquid which is displaced by solid. तो बच्चों अब डायग्राम वायग्राम बनाकर थोड़ा लिखते हैं। तो जैसे मान लो ये कोई लिक्विड है, द्रव, और इस द्रव में ये कोई ठोस वस्तु है। ये कोई सॉलिड बॉडी है, द्रव के अंदर डूबी है। तो बेटा लिक्विड इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा। वैसे आपको पता है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता क्यों है? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि है ना नीचे प्रेशर ज्यादा है, इस वस्तु के नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो वस्तु को, वो बॉडी को ऊपर धक्का देता है। तो बेटा इस बॉडी पर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, इसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। mg नीचे लगेगा वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ उत्प्लावन बल के बारे में बता रहा हूं। तो आर्किमिडी के अनुसार ये जो उत्प्लावन बल होगा बेटा, इंग्लिश में बॉयंट फोर्स बोलते हैं ना, BOUYANT, इसलिए बी लिखा है मैंने। ये उस द्रव के भार के बराबर होता है जो सॉलिड ने, जो ठोस वस्तु ने विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है। बेटा सॉलिड बॉडी कितना डिस्प्लेस करेगी? जितना वॉल्यूम उसका अंदर है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर द्रव का भार निकालना है तो ये देखना पड़ेगा ना, ठोस वस्तु ने द्रव के कितने आयतन को विस्थापित किया है। तो अगर v आयतन को विस्थापित किया है, अगर सॉलिड ने v वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है, तो v वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा, और g से मल्टीप्लाई कर दो, भार आ जाएगा। तो बेटा बॉयंट फोर्स का ये फार्मूला आप याद रख लो, v रो g, लेकिन यहाँ रो लिक्विड का लेना है, सॉलिड का नहीं लेना, ये ध्यान रखना। नीचे लिखा दूंगा मैं कौन सी चीज क्या है, आप कॉपी तो करो, मैं नीचे लिखा दूंगा कौन सी चीज क्या है।
ओके, तो इसमें लिख लो V ठोस का द्रव के अंदर डूबा हुआ आयतन। तुम तो हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में। V क्या है? ठोस वस्तु का द्रव के अंदर डूबा हुआ आयतन। अगर पूरी वस्तु अंदर है तो पूरा आयतन ले लेंगे। ठोस वस्तु का द्रव के अंदर डूबा हुआ आयतन। इंग्लिश में लिखो बेटा, व्हाट इज V? V is the volume of solid body which is inside the liquid, है ना? Volume of solid body inside the liquid. अगर पूरी बॉडी अंदर है तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे। रो एल बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, द्रव का घनत्व है। और जी तो हम सब जानते ही हैं क्या है। अगर आधी वस्तु डूबी है तो आधा आयतन लेंगे, पूरी वस्तु डूबी है तो पूरा आयतन लेंगे। जितनी बॉडी अंदर है उतना ही वॉल्यूम लेना है। अब लिखो फ्लोटेशन, किसी वस्तु का तैरना। अब हम ये डिस्कस करेंगे बेटा, कोई वस्तु कब तो तैरेगी, कब डूबेगी। ठीक है, तो देखो, अगर वस्तु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी, चलो अलग अलग केस बना लेते हैं। केस 1, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी रो एस लिखा है मैंने, ये रो एस डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, ठोस वस्तु का घनत्व यदि द्रव से कम है तो वस्तु जो है पानी में तैरने लगेगी, पानी के सतह पर। देन बॉडी विल फ्लोट ऑन लिक्विड सरफेस, है ना? बॉडी विल फ्लोट एट लिक्विड सरफेस। क्यों होगा मैं बता रहा हूं, देखो बेटा, हम जानते हैं वस्तु पर दो ही बल लगते हैं जब वो पानी में होती है। एक तो नीचे mg लगेगा, दूसरा उत्प्लावन बल। बेटा वस्तु का जो mg होगा वो होगा वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का घनत्व इंटू जी। ठीक है, और उत्प्लावन बल का फार्मूला क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है जो वॉल्यूम अंदर है इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। अब तुम सोचो, अगर सॉलिड का घनत्व, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है और इन दोनों फोर्स को बैलेंस करा रहा है, क्योंकि कोई वस्तु अगर तैर रही है तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा ना, mg बायंसी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, उत्प्लावन बल से कैंसिल हो जाएगा mg। तो इसका मतलब अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और सॉलिड की कम है तो मतलब इसका पूरा आयतन अंदर जाएगा ही नहीं। तो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये लिक्विड सरफेस है बेटा, और ये एक वस्तु है जो पानी की सतह पर तैर रही है। बेटा इस बॉडी का कुछ आयतन अंदर है और बाकी बाहर है। अब चूंकि वस्तु तैर रही है तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो आने का मतलब उत्प्लावन बल और नीचे mg, इन दोनों का परिणाम ही जीरो आएगा। वस्तु स्थिर है बेटा, जीरो आना जरूरी है। हाँ, बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो जीरो आना जरूरी है, तो नेट फोर्स जीरो आएगा बेटा। तो उत्प्लावन बल mg के बराबर हो गया बेटा। बाइंड फोर्स का फार्मूला क्या होता है? V, और मैं फिर बता दूं,
उत्प्लावन बल में वो आयतन लेते हैं जो अंदर होता है। अभी पूरा आयतन अंदर नहीं है, तो V के नीचे मैं इन लिख रहा हूं, इन फॉर इनसाइड। जो ठोस का, सॉलिड बॉडी का वो वॉल्यूम जो अंदर है वो लेना है। रो लिक्विड इंटू जी। बेटा वस्तु का द्रव्यमान आएगा कुल आयतन, ये ध्यान रखना, ये टोटल वॉल्यूम लेना है, V टोटल। वस्तु का द्रव्यमान निकालेंगे तो वस्तु का कुल आयतन लेंगे ना, इंटू वस्तु का घनत्व, सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी। बेटा जी से जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, क्या? V इन अपॉन V टोटल, ये आएगा रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। यानी कि वस्तु का कुल आयतन का वो भाग जो द्रव के अंदर डूबा हुआ होगा वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगा। बेटा कल बताया था ना मैंने, वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो बेटा ये कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। तो पहली बात, वस्तु कब तैरेगी? जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा, वरना वस्तु नहीं तैरेगी बेटा। दूसरी बात, वस्तु का कितना आयतन अंदर होगा उसके आपेक्षिक घनत्व के बराबर। इसको है ना एक बार हिंदी में लिख लो, शब्दों में लिख लो। देखो देखो वस्तु के कुल आयतन का वह भाग जो द्रव के अंदर होता है, वस्तु के कुल आयतन का वह भाग जो द्रव के अंदर होता है, कॉमा, वस्तु के आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है। वस्तु के आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी which is inside the liquid, which is inside the liquid is equals to relative density of the body, is equals to relative density of the body। बच्चों आपने सुना होगा ये जो आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग किसे बोलते हैं बेटा? हिमखंड। क्या होते हैं हिमखंड? आइसबर्ग क्या होते हैं? सर पहाड़ की चट्टाने बोल सकते, बर्फ की चट्टाने, सॉरी। हाँ, बर्फ की चट्टाने, बर्फ के पहाड़, पूरे पहाड़ वो पानी में तैरते रहते हैं बेटा, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आइस का जो डेंसिटी है वो पानी से कम होता है। ये तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ाई होगा ना बेटा? यस सर। हाँ, जमने के बाद पानी जम जाता है तो आइस बन जाता है और उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, इसलिए आइस जो है वो पानी में तैरती है बेटा। आप ग्लास में ही डाल लेना अपने घर पर, है ना, अभी क्लास के बाद करके देखना, ग्लास में आइस क्यूब डालना और देखना कितना अंदर होता है, कितना बाहर होता है। बताओ, ज्यादातर अंदर ही होता है ना आइस क्यूब को, देखा है कभी? यस यस सर। सर। तो बच्चों इसलिए, क्योंकि आइस क्यूब की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, बर्फ का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो लगभग 0.9 होता है। 0.9 का मतलब है कि आइस क्यूब का 90% आयतन पानी के अंदर होगा, 10% पानी के बाहर होगा बस। तो बेटा वो जो बर्फ के पहाड़ पानी में तैरते रहते हैं ना, उनका ज्यादातर हिस्सा तो पानी के अंदर होता है, पानी के बाहर तो बहुत कम होता है, 10-12% बस। समझे? सर पानी के बाहर का हिस्सा इतना बड़ा होता है तो अंदर में क्या होगा? अंदर में क्या होता है, ये बात मैं बोलने ही वाला था, तूने बोल दी
कि जब पानी के बाहर वो पूरा आइसबर्ग एक पहाड़ दिखाई देता है तो सोचो अंदर कितना बड़ा होगा। इसीलिए तो टाइटैनिक की टक्कर हो गई थी। वो नीचे का अनुमान ही नहीं लगा पाया। अपनी पिक्चर में तो यही दिखाया था नीचे से टकराता है वो, बाकी सच्चाई पता नहीं क्या है। चलो बेटा, तो ये कंक्लूजन याद रखना कि कुल आयतन का वह भाग जो पानी के या द्रव के अंदर होता है वो उसके आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है। तो ये हमारा डिस्कशन नंबर 1 था। अब डिस्कशन नंबर 2, अगर बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर कर दें तो इसी ऊपर वाले कंक्लूजन से ही बोल सकते हैं। तो क्या होगा? देन बॉडी विल फ्लोट। तो वस्तु अभी भी तैरेगी लेकिन पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर चला जाएगा, है ना। बॉडी विल फ्लोट, लेकिन ये सबमर्ज होगी। इसे क्या बोलते हैं? सबमर्ज बोलते हैं ना। यस सर। यस, इट विल बी सबमर्ज। तो बच्चों वस्तु अभी नीचे डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा आयतन अंदर चला जाएगा। अब तीसरे केस पर चलते हैं। अगर ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो, अगर सॉलिड बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो तो भैया टंडना डंडन नीचे डूब जाएगी। क्योंकि अब तो पूरा का पूरा उत्प्लावन बल भी लगा दूं ना मैं, पूरा आयतन भी अंदर डुबो दूं तो भी उत्प्लावन बल mg से छोटा ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? देन बॉडी विल सिंक। बॉडी विल सिंक, वस्तु डूब जाएगी और नीचे जाएगी, नीचे की ओर गति करेगी। तो बच्चों यदि ठोस का घनत्व द्रव से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। अच्छा, तुम इसका त्वरण निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन? कोशिश करके देखो ना, करो करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो। बैठे नहीं रहोगे, काम करोगे, मुझे बताओगे। बच्चा शुरू करो ना बोलना। वन माइनस सिग्मा। हाँ, मैंने यहाँ सिग्मा का झंझट ही नहीं रखा, रो सॉलिड और रो लिक्विड लिख दिया। वन माइनस रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी इंटू जी। हाँ, आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बोल दो, कोई बात नहीं, तुम बोल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू कर रहा हूं बेटा। देखो, ये कोई वस्तु है तो बेटा इस पर नीचे तो mg लगेगा और ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा, बायोंट फोर्स। और ये वस्तु तो नीचे की तरफ गति कर रही है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है।
तो अगर ये वस्तु नीचे जा रही है तो नेट फोर्स होगा mg माइनस बॉयंसी, और ये नेट फोर्स होगा बराबर ma। अब बच्चों वैल्यू रखनी है ना, वैल्यू mg को mg रहने देते हैं अभी। बॉयंट फोर्स होगा v रो g, रो लिक्विड है बेटा, ये इसको ma ही लिख देते हैं। दोनों तरफ m का भाग दे दिया तो m से डिवाइड करने पर आएगा g माइनस v बाय m रो लिक्विड g कॉमन ले लो, ये आएगा 1 माइनस, बेटा वस्तु का द्रव्यमान बेटा वस्तु का आयतन तो वस्तु का घनत्व होगा ना, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम। इस v को नीचे ले जाते हैं ना हम, रो लिक्विड, और इसको नीचे ले जाते हैं, ये लो v को नीचे ले गए, तो हमारा फार्मूला, मतलब फार्मूला मेरे मुंह से निकल गया तो आप चाहे तो इसको फार्मूला मान लें। तो बेटा नीचे रो सॉलिड आएगा, तो ये आंसर आएगा। अब आप मिला लो आपका किसका सही है किसका गलत है, देखता हूं मैं भी। रो सॉलिड, हाँ, रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी इंटू जी, ये सही है बिल्कुल, मनीष का सही है। सर मेरा भी चरणजीत सही कह रहा है सिग्मा 1 डेंसिटी माइनस ऑफ रो बाय बॉडी है। सिग्मा, 1 हाँ, माइनस 1 रो बाय माइनस सिग्मा। रो बाई सिग्मा, ठीक है ठीक है। अगर सिग्मा तेने बॉडी की डेंसिटी मानी है, रो लिक्विड की मानी है, तो सही है तुम्हारा, है ना, करेक्ट है। और किसी ने जहमत उठाई नहीं, तुम दोनों के अलावा कोई यहाँ उठाता नहीं है, वो बड़े सर आदमी लिखने है में सब। थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और बोलने में भी तेरे छाले हो रहे हैं ना। सर वो थोड़ा सा देख रहा था ना, मतलब जैसे हाँ 1 नहीं माइनस नहीं, लिखो ना, मैं भी वैसा बस बना ये रहा था। तुम गौर से देखो, बस ये दो ही बच्चों के नाम बोलता रहता हूँ, बाकी तो बेचारे बड़े आदमी है बेटा, बड़े आदमी कहाँ है छोटी मोटी चीजों में डिस्कशन लेते हैं। बड़े लोग छोटी मोटी चीजों में ध्यान नहीं देते, है ना। बच्चों एक है ना सिल्वर ब्लॉक है, चांदी का ब्लॉक है, जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन सुन लो आप। एक सिल्वर ब्लॉक है, उसका मास है 4 kg, 4 किलो। इसको एक डोरी से लटकाया और लिक्विड में, द्रव में डुबो दिया डोरी से लटकाकर, ठीक है। बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मैंने पहले कहा था लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10 है, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस द्रव में डुबोया है ना वो पानी नहीं है बेटा, उसकी भी रिलेटिव डेंसिटी है 0.72। हाँ 0.72। तो हमें बताना है डोरी में तनाव कितना आएगा। अब क्वेश्चन तुम दोबारा से सुन लो। चांदी का एक ब्लॉक है, ठीक है, उसे हमने एक डोरी से लटकाया और द्रव में डुबो दिया बेटा, द्रव में डुबो दिया। तो हमें उस डोरी में तनाव बताना है। पूरा डूबा हुआ अंदर, आधा नहीं डूबा, पूरा डूबा है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10 है और उस द्रव का आपेक्षिक घनत्व 1.72 है। तो शुरू हो जाओ, अब आप मेहनत करो तभी फल मिलेगा। बच्चों मैं हूं ना, हेलो, हेलो सर, हेलो। हाँ मैं हूं ना।
सर ये ठीक है क्या ठीक है क्वेश्चन ठीक है? है। अरे वो इसलिए पूछा कि मैं दूसरे अकाउंट से जहाँ आता हूँ वो कहाँ गया, नहीं यहाँ भी हूँ, ठीक है, कैमरा भी खुल गया। आसान है प्रश्न, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, हाँ कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन ऐसा मुश्किल प्रश्न नहीं है। ये लिक्विड के साथ रिलेटिव डेंसिटी 0.7 ही है, 0.72। 0.72, हाँ। देखो मैं बताऊं ना आपको वास्तव में दिया क्या है, इसने दिया है रो लिक्विड अपॉन रो वाटर, ये तो 0.72 दिया है, एंड रो सिल्वर अपॉन रो वाटर ये 10 दिया है। तो अगर आप इन दोनों का आपस में भाग दे दोगे तो रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड आ जाएगा, और उसी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें बाद में, समझ गए? यस सर। अब अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम ऐसा बनेगा जैसे ये कोई ब्लॉक है, सिल्वर का ब्लॉक, और इसको एक डोरी से लटका दिया, ये डोरी है, और इसको द्रव में डुबो दिया ऐसे, ऐसे डुबो दिया। तो बच्चों तनाव अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऊपर दो फोर्स लगेंगे, टी और उत्प्लावन बल। तनाव ऊपर लगेगा, बाउंसी ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा, और स्थिर वस्तु है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमारा टी आएगा mg माइनस बॉयंसी, टी जो आएगा वो आएगा mg माइनस बॉयंसी। अब mg तो mg पता है ना, अभी वैल्यू बाद में रखेंगे। बॉयंसी क्या आएगा? v रो लिक्विड इंटू जी। बॉयंसी में चूंकि पूरा वॉल्यूम अंदर है ना बेटा, आयतन हम जानते हैं ना, वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु का सॉरी 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 एक मिनट, वस्तु का घनत्व होता है वस्तु का द्रव्यमान बटा वस्तु का आयतन, बॉडी का मास अपॉन बॉडी का वॉल्यूम। तो बॉडी के मास को हम लिख सकते, वॉल्यूम को लिख सकते हैं ना, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ v को हम लिखेंगे m अपॉन रो सॉलिड। मैंने कहा ना आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। अब mg कॉमन ले लो, तो अंदर आ रहा है 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। बेटा m आपको 4 दिया है, g आप 10 ले लो, तो ये 40 हो गया। रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड इन दोनों को भाग देने पर आ जाएगा, इन दोनों को भाग दे दो, तो रो लिक्विड अपॉन रो सिल्वर आएगा 0.72 अपॉन 10, ये आएगा 0.72 अपॉन 10। तो बेटा ज्यादा अंतर तो नहीं आया, बहुत कम अंतर आया, 0.072। तो घटाई बढ़ाई करके यार कैलकुलेट कर दो यार अब। हाँ अब आगे मेरे से मत करवाओ यार ऐसा। हाँ तो कहाँ जा रहा है भाई? बोल दो यार कितना आ रहा है, बोलकर बता दो ना। 37.12, 39 37.12। 37 तक पहुंच गए क्या? इतना अंतर आ गया क्या? न्यूटन इतना अंतर आ गया क्या? 0.072 काफी छोटा होता है।
लेकिन अब तुमने किया है तो सही किया होगा भैया। ये सर इतना ही आ रहा है। चलो बढ़िया। तो समझ में आया कैसे किया हमने बेटा पूरा क्वेश्चन? लिख लो फटाफट, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने के बाद अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। चलें आगे बढ़े। Yes, sir. बच्चों हमारे पास कोई मेटल बॉडी है, उसको जब हवा में, एयर में हमने उसका वेट लिया तो 210 ग्राम आया। वेट इन एयर, हवा में तोला तो 210 ग्राम आया। फिर हमने उसको पानी में डुबो दिया। तो जब पानी में डुबोया तो पानी में डुबोने पर उसका भार कम हो गया ना बेटा, बायंसी की वजह से वेट कम हो जाता है, तो 140 ग्राम आया। फिर एक अननोन लिक्विड, एक अज्ञात द्रव में डुबोया, ये लिक्विड लिख रहा हूं मैं, तो इसका भार 120 आया, 120 ग्राम। तो बेटा आपको ये सॉलिड बॉडी की डेंसिटी बतानी है, कितनी आएगी मेटल की डेंसिटी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। एक मेटल बॉडी है, उसको हवा में नापा, तोला तो 210 ग्राम उसका भार आया, पानी में डुबोने के बाद 140 आया, और अज्ञात द्रव में डुबोने के बाद 120 आया। तो आपको बताना है इस अज्ञात द्रव की, नहीं, मेटल बॉडी की डेंसिटी क्या है। बाद में द्रव का भी निकाल लेंगे, पहले मेटल बॉडी का निकालो। तुम चाहो तो कैलकुलेशन सीजीएस में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारा डाटा आपको सीजीएस में दिया है। कॉमन नहीं है तो एमकेएस में कर लो, एसआई में कर लो, लेकिन मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। तो आज तो आपका फिजिकल का भी लास्ट लेक्चर ही है बेटा? सर फेयरवेल पार्टी मिलेगा क्या? बिल्कुल वर्चुअल ही कर लेना, वो तो सर के साथ ही कर लो। कल नहीं किया आपने? राम राम शाम शाम ही होगी बेटा, अभी तो और कुछ नहीं होगा। बेटा एक बात बताऊं, आप लोग बेटा टॉपिक एक बार सारे देख लेना, कवर हो गए ना, है ना? टीचर आपको फ्री कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक में जो भी रहा हो तो आप बता देना, फिर मैं सर को बोल दूंगा, करा देंगे। इसी तरह फिजिकल में, मतलब तीनों केमिस्ट्री लगभग खत्म हो गई है, बस ऑर्गेनिक आपके संडे को लगा देंगे, 1-2 लेक्चर में वो भी हो जाएगी। तो केमिस्ट्री से फ्री हो रहे हो तो कोई भी टॉपिक आपका बचा हो तो ये जिम्मेदारी इतनी सी आपकी है कि आप हमें बता दो। ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. हाँ, फिर क्या है, टीचर बाद में रिलैक्स मूड में आ जाता है ना, तो फिर बाद में दोबारा कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। तो आंसर बताओगे आप? अभी तो मैंने करने नहीं दिया, मैं बात कर रहा था, चलो तुम कर लो। बेटा वेट mg होता है, तो सबसे पहले तो आपको mg तो दे ही रखा है, ये मान लो असली वाला mg तो 210 ग्राम है।
अभी सर मैं इसको वो ग्राम में ही छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जी से मल्टीप्लाई करोगे बाद में कटेगा। पानी में जब डुबोगे, लिखा है क्या कुछ? आपने लिखा हो तो बोल देना, मैं देख लूंगा। हाँ काफी कुछ लिखा है, पहले वाले आंसर भी होंगे। अच्छा ये तो उसके आंसर है 37.12, तो अच्छा ये तो पुराने वाले क्वेश्चन के हैं। और यहाँ पर मनीष का आंसर आया है 3000। अच्छा किलोग्राम में दिया है मनीष। और पल्लवी का आंसर है 140। पल्लवी यूनिट भी बताओ बेटा, यूनिट क्या है? चलो हम भी करते हैं आपके साथ साथ, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। तो बेटा हवा में जब वेट लेंगे तो वो एक्चुअल में उसका भार आएगा, पानी में लेंगे तो mg माइनस वी रो जी आएगा। वी वाटर का लेना है बेटा, है ना। इसके असली भार में से उत्प्लावन बल घटा दो तो नया भार आ जाता है, ये 140 ग्राम दे रखा है ना। फिर mg में से अज्ञात लिक्विड, बेटा रो एल लिख रहा हूं, तो अज्ञात द्रव का उत्प्लावन बल कितना होगा, अननोन लिक्विड का बॉयंसी कितना होगा, वी रो एल वी रो जी। और ये दे रखा है 120 ग्राम। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन हो गई, मैंने एक के बाद एक लिख दिए, इनको थोड़ा दूर दूर कर दूं, इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, है ना। तो ये 3 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो बच्चा इन तीनों को सॉल्व करके और आपको रो सॉलिड निकालना है अभी, है ना। रो सॉलिड मतलब मेटल का डेंसिटी। सर ये 2 इक्वेशन से भी तो निकल सकता है। 2 से भी निकल जाएगा क्या? हाँ मैंने नहीं। इसलिए लिख दिया कि वो मेरे आप आगे है ना पूछने वाला हूँ अज्ञात द्रव का घनत्व, इसलिए लिख दिया मैंने। ओके। तो पहले में अगर 210 लिख दें हम तो वी रो वाटर इंटू जी आएगा, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम से और हाँ वॉल्यूम से और मास से हमें वो पता लग जाएगा डेंसिटी। हाँ सही है सही है। तो बच्चों पहली 2 इक्वेशन ही काम आ रही हैं, तो अभी तो मैं हटा दूं, बाद में लिख दूंगा, चलो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इन दोनों को सॉल्व करो तो बेटा वी रो डब्ल्यू जी, वी रो डब्ल्यू जी, हम mg को भी लिख ही देते हैं ना, mg को वी रो एस जी लिख देते हैं ताकि सब कुछ कट जाए। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर mg का तो वैल्यू दिया है ना 210, तो नहीं तो हम उसको लेकिन निकालना नहीं है ना, निकालना हमें रो सॉलिड है। ठीक है सर। तो mg को मैं लिख रहा हूँ वी रो सॉलिड जी, ये 210 है। और नीचे भी mg की यही वैल्यू पुट अगर कर दूं, वी रो सॉलिड जी माइनस वी रो वाटर जी, ये 140 है। तो अब अगर मैं इनको भाग दे दूं तो तुरंत आंसर आ जाएगा, समझो। दोनों को भाग देने पर v कट रहा है, g कट रहा है, रो सॉलिड अपॉन रो सॉलिड माइनस रो वाटर, 210 3 7 21, नहीं 7 या 21, 7 दूनी 14, हाँ तो 3/2 आ रहा है। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 रो सॉलिड 3 रो सॉलिड माइनस 3 रो डब्ल्यू आ गया, और घटाएंगे तो रो सॉलिड जो आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू आएगा। पानी का घनत्व 1000 होता है तो ये 3000 है। मनीष का आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे तो अगर हम मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दें तो जल्दी हो जाएगा काम। अब अगर आपको लिक्विड की डेंसिटी निकालना है तो वो थर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और फिर लिक्विड की डेंसिटी, अज्ञात द्रव की डेंसिटी घनत्व आ जाएगा। वो भी कर दो कर दो कर दो कर दो यार, फटाफट कर दो। मैं देखता हूँ आपने आंसर लिखा होगा कुछ बच्चों ने, अभी नहीं लिखा, अभी तो इसी का आंसर लिखा है। चरणजीत का सही है, पल्लवी बेटा आपका तो गलत हो गया था, साक्षी का सही था, और इसका भी सही था, भाव्या का, हाँ इनका सही था सबका।
अब अज्ञात द्रव का घनत्व बताओ क्या है, अननोन लिक्विड की डेंसिटी क्या है। तो बच्चों तीसरा इक्वेशन हमारा ये आएगा ना, mg माइनस वी रो लिक्विड जी 120, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आएगा। फिर वही करेंगे, mg को लिखेंगे v। अच्छा, अब तो हम mg की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो mg कितना है 210, तो v रो लिक्विड जी 210 में से 120 गए तो कितना आया बेटा, 90 आया। हाँ, इसको इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। और अब किससे भाग दे, वी रो सॉलिड जी 210 से भाग दे दो, सॉलिड तो पता ही है, ये भी आ जाएगा। इससे भाग दे दो ना, इससे भाग दे दो, चलेगा, क्या दिक्कत है। तो वी रो लिक्विड जी अपॉन वी रो सॉलिड जी, तो रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड आ गया 90 अपॉन 210, 3 3 9, 3 7 21। तो रो लिक्विड आ गया 3/7 इंटू रो सॉलिड, रो सॉलिड हमने 3000 निकाला था, तो ये 9000/7। एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ चरणजीत, 9/7 तो सीजीएस में लोगे तो 9/7 ही आएगा। चलो 9000/7 ही लिख देते हैं, छोड़ो। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो यही आएगा बेटा, 9000/7। और अगर आप सीजीएस में लिखोगे, ये लो मैं लिख देता हूँ, तो 9/7 आएगा। सीजीएस की यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे आंसर सही है। तो बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा। जैसे आपको लिखना है आप फटाफट लिखकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स पर जा रहे हैं, द्रव गति की। स्थितिकी हो गया, अब हम द्रव गति की पर जाएंगे। इसको फटाफट लिख लो। भाई साहब हो जाए तो बता देना, हम इंतजार कर रहे हैं। हो गया सर। Done, sir. Yes, sir.
हेलो सर। सर का साउंड नहीं आ रहा है ना? हाँ नहीं आ रहा है। हाँ सर की वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, सर बोले जा रहे रुको रुको हैं। रुको रुको रुको। स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है। चैट बॉक्स में कोई लिखो, वॉइस नहीं आ रहा है करके। मैं सेंड की यार सर को अभी। सर तो पढ़ाने में ही मगन है। ट्राई नहीं दे रहा है। हेलो यार सर सर। नहीं तो फिर बोलेंगे। एक सेकंड। तो ऐसा होता तो सर बोलते नहीं ना भाई, चुप हो जाते। कोई बात नहीं। हेलो सर, पता नहीं क्या इतना कुछ पढ़ा अरे रहे अब हैं शांत हो जाओ। अरे रुक जा, वापिस पढ़ा दे। एक सेकंड मैं कॉल कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ तू कॉल कर। सर कितने आराम से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं अपने आप को ही। सर का मेरे को हो जाता है। अरे अब शांत हो जाओ ना। जतिन कहाँ कॉल कर रहा था, कॉल किया? रिसीव नहीं किया था। मेरे को तो सर भी पॉज हो गया लग रहा है। शांति शांति सर को पता चल गया। तो फोन किया था तेरे क्या लगता है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कुछ नहीं लग रहा है नहीं किया इसलिए। होगा। माते किया हो, तेरे तोते जैसे ना दिन भर चिल्लाते रहता हूँ। आ गया आ गया आ गया अरे यार और कुछ नहीं। आगे सर आगे। आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। अब एक बार इसको मनीष, भाई मुझे होस्ट बना दे। मनीष जी, टेडी बियर किसका है? कपड़े का ही होता है, कपड़े का होता है। घर में रखे ही रहते हैं बेटा, पुरा बच्चे छोटे थे सर तब के। दीदी भैया वगैरह का होगा ना। हाँ, मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए अब तो नहीं खेलते इनसे, पर आ जाते हैं गिफ्ट वगैरह में तो रख देते हैं। सर आपको गिफ्ट करते हैं टेडी बियर? अरे भैया मैं चलो मुझे भी कर दे तो क्या दिक्कत है। बच्चों के कहीं से भी आ जाते हैं बेटा, पुराने भी हैं, इनको साफ साफ करके वापस रख देते हैं। चलो स्पॉट लाइट तो हो रही है, स्क्रीन शेयर करना है ना। तो आपने कहाँ तक सुना? सर कुछ नहीं सुने, वो सर क्वेश्चन वही तक सुने सॉल्यूशन थे तक बस। गए हैं, उससे आगे चल गए। चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ, है ना, सुनो। तो बेटा हम लिक्विड इन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हिंदी में इसे बोलते हैं सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण। बच्चों हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप लिया, एक ऐसा पाइप लिया जिसका अनुप्रस्थ काट असमान है। देखो यहाँ पर दाएं से सकड़ा है और बाएं से चौड़ा है, नहीं उल्टा हो गया, कौन सा होता है ये, बायां ये दायां, हाँ बाएं से सकड़ा है और दाएं से चौड़ा है ना। लेकिन बच्चों इतना तो हम जानते हैं ना कि अगर पाइप पूरा पानी से भरा है तो 1 सेकंड में जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। हाँ, पाइप अगर खाली है शुरू में तो ऐसा होता है कि अंदर तो जाता है द्रव लेकिन बाहर नहीं आता, क्योंकि पाइप के भरने का इंतजार करते हैं। तो जब पाइप पूरा भर चुका है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बेटा जितना द्रव अंदर जाएगा 1 सेकंड में उतना द्रव बाहर आएगा। इसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं बेटा। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, 1 सेकंड में जितना द्रव अंदर जाता है उतना बाहर आता है।
बेटा फ्लो रेट बोलते हैं इसे, FLOW। फ्लो रेट क्या होता है बेटा? वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। एक सेकंड में जितना आयतन, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आयतन। तो स्टेडी स्टेट में वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट होता है। प्रवाह की दर, प्रवाह की दर नियत होती है। बेटा फ्लो रेट होता है A/V। देख लो, A क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और V है लिक्विड की वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ जाएगा ना बेटा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। हाँ, तो बेटा स्टेडी स्टेट कंडीशन में किसी भी पाइप में वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होने का मतलब A1V1 बराबर A2V2। तो हम ये कह सकते हैं एक सेकंड में जितना लिक्विड अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सातत्य समीकरण लिखो। A1V1 बराबर A2V2 का मतलब है एक सेकंड में जितना द्रव अंदर जाएगा उतना ही द्रव बाहर आएगा बेटा। तो बच्चों ये भी पता लग रहा है इससे कि अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, लिक्विड की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। A/V कांस्टेंट होने का मतलब जिस जगह पाइप का अनुप्रस्थ काट कम है, क्रॉस सेक्शन कम है पाइप का, वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। बच्चों इसका तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम नली लो अपने हाथ में, नल से जोड़ दो, पानी आने दो। अब उस नली के मुंह से पानी बाहर निकल रहा है। अब आप है ना उस नली का मुंह है ना आगे से उसको दबा दो, ऐसे अंगुली से, अंगूठे से दबा दो। जैसी नली को दबाओगे तो पानी का वेग बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं बेटा वो नली की बात कर रहा हूँ जैसे पानी वानी भरते हैं ना अपन, सिंपल नली, रबर की नली आती है, रबर होता है वो। तो अगर तुम नली का मुंह दबा दोगे तो एकदम से पानी का वेग बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब हमने नली का मुंह आगे से दबाया तो हमने उसका क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, ए को कम कर दिया हमने, और ए को कम करते ही वी बढ़ जाएगा। पानी दूर तक जाता है वी बढ़ने से। एक और चीज दिखाता हूं। जैसे ना तुम ग्लास में पानी भरकर और उस पानी को ऐसे गिराओ, है ना, गिलास में पानी भरा है, अब गिलास को टेढ़ा कर दो तो पानी गिलास से बाहर आएगा। तो देखना गौर से, पानी की जो धार है ना ऊपर तो चौड़ी होगी, लेकिन नीचे आते आते पानी की धार सकड़ी हो जाएगी। ये कभी ऑब्जर्व किया है? यस सर। अब आप है ना सिंपल, हाँ, एक ग्लास में पानी भरा हो और उसको टेढ़ा कर दो गिलास को, पानी ढुलने लगेगा। ढुलेगा तो ऊपर से वो धार चौड़ी दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी धार सकड़ी हो जाएगी। सकड़ी मतलब पतली, उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? ग्रेविटेशन के कारण उसका एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। और बेटा वेलोसिटी के बढ़ने से क्रॉस सेक्शन अपने आप कम हो जाएगा, आपको कम करने की जरूरत नहीं है। तो वहां भी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम आता है बेटा, ऐसा थोड़ी ना काम नहीं आता। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझे बंधु? हाँ या ना? यस सर। अरे भाई समझ में आई आपको मेरी बात?
है ना? अमित सर बहुत बोलते हैं ना, Sure. बोलते हैं। हाँ भाई समझे, तब तुम बोलते हो, ऐसे उन बोलते नहीं हो तुम। चलो क्वेश्चन इकट्ठा कर लेंगे बाद में, अभी हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, कुछ भी कह लो। क्या होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बर्नौली का नाम है तो बर्नौली है, बर्नौली का सिद्धांत है ना, यही लिखते हैं ना? बर्नौली का प्रमेय। यस सर। प्रमेय, प्रमेय तो नहीं, सिद्धांत है, सिद्धांत कह लो, है ना? लिखो बर्नौली प्रिंसिपल, कुछ भी लिख दो। स्पेलिंग क्या होती है बर्नौली की यार? BERNOULLI। सही लिखा है क्या? यस। अरे वाह, मुझे तो आती है स्पेलिंग। चलो स्पेलिंग तो अपन को आती है, अब ये बताओ थ्योरम आती है या नहीं आती? आती है सर। चलो बेटा थोड़ा बहुत प्रकाश डालो इस पर, बोलो इस पर। So when an ideal liquid flows through a non-uniformly cross-sectional tube on a streamlined path, then at each point of flow of liquid, total energy of liquid per unit volume remains constant. नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला है, एकदम सटीक ढंग से याद है तुम्हें। अब ये टोटल एनर्जी जो होता है, हाँ 12th में याद, 12th में नहीं होता है बेटा, 11th में था होगा ना, तो तुमने 12th में पढ़ाई किया। यस सर 11th में, ये तो थोड़ा थोड़ा याद है। और 11th का इतना याद होना बड़ी बात है। हाँ 2 साल हो गए तुम्हें 11th किए हुए, 11th का इतना याद होना बड़ी बात है। चलो टोटल एनर्जी क्या होती है बताएगी? आपने कहा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, उसमें टोटल एनर्जी क्या होती है? नहीं पता? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एक और है बेटा, 3 एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी और होती है लिक्विड में, सॉलिड में नहीं होती। प्रेशर एनर्जी लिक्विड में होती है। चलो अब आरती ने जो बताया मैं आपको अच्छे से बता दूं, है ना? सुनो, जब भी किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप से, है ना, जैसा हमारा ये पाइप था, जब भी इसमें कोई आइडियल लिक्विड फ्लो करता है, बेटा आइडियल लिक्विड क्या होता है? इसने बोला था आरती ने, लेकिन मैंने बीच में नहीं टोका, पूछ रहा हूँ आइडियल लिक्विड क्या होता है? आदर्श द्रव किसे कहते हैं हम? सर जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। क्या नेग्लिजिबल? जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं नेग्लिजिबल। नहीं, यहाँ पर आदर्श द्रव ऐसे नहीं, आइडियल लिक्विड ऐसे नहीं बोलते। अरे इतनी भरी पूरी क्लास है, 50-60 बच्चे सामने बैठे, कुछ तो मुंह से बोलो, आइडियल लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। अरे वाह शाबाश, इसने सही बोला। बस ये 2 बच्चे ज्यादा जवाब देते हैं, हालांकि मुझे इस बार अच्छा लगा आरती ने बोला, वेरी गुड। बेटा हिंदी में बोलते हैं आदर्श द्रव होता है जिसमें असंपीड्य द्रव, यानी कि जिसको दबाने पर आयतन ना बदले, है ना, असंपीड्य। इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, अगर दबाने पर आयतन नहीं बदलना चाहिए। दूसरा नॉन विस्कस लिक्विड, अशान द्रव। तो ये सब आप है ना अपने हिसाब से लिख लिया करो, मैं तो बोलूंगा समझा दूंगा। नॉन विस्कस, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए वरना एनर्जी लॉस हो जाएगा और हीट में बदल जाएगी। तो आइडियल लिक्विड वो लिक्विड है जिसकी संपीड्यता भी 0 है और शांता भी 0 है। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड, है ना? तो अब दोबारा मैं बर्नौली बोल रहा हूं। बेटा जब भी किसी पाइप में एक आइडियल लिक्विड फ्लो करता है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, तो द्रव के किसी भी बिंदु पर, लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है लिक्विड की पर यूनिट वॉल्यूम, एकाग्र आयतन की कुल ऊर्जा, वो कांस्टेंट होती है। मैं जानता हूं अभी सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले लिखने की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर समझाएंगे आपको। लिख लो पहले, अपन को लिखना भी 2 बार पड़ता है ना हिंदी इंग्लिश में। लिखो, व्हेन
An ideal liquid flows through a non-uniform pipe. जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप के अंदर आदर्श द्रव प्रवाहित होता है, और आइडियल लिक्विड को भी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। आदर्श द्रव को ब्रैकेट में लिख लो अशांत तथा असंपीड्य। जब भी कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप में प्रवाहित होता है तो द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। है ना? When an ideal liquid flows through a pipe of non-uniform cross section, then total energy of liquid per unit volume remain constant throughout the pipe. Then total energy of liquid per unit volume remain constant throughout the pipe. पूरे पाइप में एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब समझाता हूं बेटा, है ना? अब थोड़ी देर सब्र रखना, अपने पास लगभग 10 मिनट बचे हैं, इसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन कल कर लेंगे अपन, है ना? हाँ बच्चों, टेस्ट का सिलेबस मैंने भेज दिया था, देख लिया? यस सर। हाँ, मैं आपके वो ग्रुप में भेजता हूँ, SNPT वाला ग्रुप जो है। और दूसरी बात, संडे को टेस्ट है यार, कल तो मेरी बात नहीं हो पाई सर से, लेकिन आप मानकर चलो अगर सुबह हो गया तो क्लास सुबह लगा देंगे, टेस्ट शाम को रख लेंगे, क्योंकि टेस्ट का टाइमिंग शाम को ही ठीक है। पर अगर सर को कोई दिक्कत हुई तो टेस्ट सुबह और रखेंगे और क्लास शाम को रखेंगे, ठीक है बेटा? ये हमारे पास कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। नहीं बन ही नहीं रहा, ये देखो। और है ना, दरअसल मैं अच्छा नहीं बना पाया डायग्राम, मैं दोबारा बनाता हूँ। इसकी ऊंचाई भी अलग अलग है। अब थोड़ा ठीक है। हाँ, तो बच्चों जमीन से ऊंचाई भी अलग अलग है। जैसे इस पॉइंट की जो हाइट है, एंट्रेंस की हाइट, वो h1 है, और जो एग्जिट पॉइंट है जहां से पानी बाहर आएगा उसकी हाइट h2 है। इधर वाला क्रॉस सेक्शन A1 है और ये वाला क्रॉस सेक्शन A2 है। एंट्रेंस पर बच्चों ये जरूरी नहीं है ये एंट्रेंस हो सकता है ये बहुत बड़ा पाइप हो। मैंने बहुत बड़े पाइप का एक छोटे से सेक्शन को कंसीडर किया है, छोटे से भाग को लिया है, ये मान लो। ये मत मानो कि ये एंट्रेंस है और वो एग्जिट है, ऐसे मत मानो। बहुत बड़ा पाइप था, उस पाइप का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा सेक्शन, वो डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। अब ये तो हम जानती हैं v2 कम होगा क्योंकि a2 बड़ा है ना, a1 v1 बराबर a2 v2। एक और बात बच्चों, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर P1 है, मैं बाहर लिख रहा हूँ, लिखना अंदर चाहिए P1 क्योंकि अंदर है, और यहाँ पर P2 है द्रव का दाब। तो बर्नौली के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। ये लो, 3 स्टेप है। P क्या है? वैसे तो प्रेशर है, पर इसे हम प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हिंदी में बेटा बोलूंगा लिखूंगा नहीं बेटा। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना गतिज ऊर्जा, उसको आयतन से भाग दे दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर को वी का भाग दोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर बन जाएगा। बताओ ना, हाफ रो वी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा mgh होता है ना स्थितिज ऊर्जा, उसका भी आयतन का भाग दे दो, क्योंकि एकांक आयतन बोल रहे हैं, तो mgh में v का भाग दोगे तो रो जी एच बन जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों लिक्विड में, किसी भी द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। दाब ऊर्जा, इंग्लिश में प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो बर्नौली का इक्वेशन है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, यानी कि पहले पॉइंट पर कुल ऊर्जा बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, दूसरे पॉइंट पर कुल ऊर्जा। बस ये है बर्नौली। अब आपको बताते हैं बर्नौली क्या क्या काम आता है, एक बार इसको पूरा लिख लो फिर बताते हैं बर्नौली क्या क्या काम आता है। बहुत काम आता है बेटा बर्नौली। एरोप्लेन, हवाई जहाज को उड़ाने में बर्नौली काम आता है, अभी समझाते हैं। फास्ट बॉलर की बॉल जो हवा में स्विंग हो जाती है उसमें भी बर्नौली काम आता है। तो दैनिक जीवन में बर्नौली के बहुत उपयोग है बच्चा। फास्ट बॉलर्स की वाट लग जाती, बॉल स्विंग नहीं होती अगर बर्नौली की नहीं होती। बच्चों ये चैप्टर तो ज्यादा नहीं बचा, कल क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे और इसके एप्लीकेशन भी कल ही कर पाएंगे, बर्नौली के उपयोग भी कल ही कर पाएंगे। तो कल अगर पूरा लेक्चर नहीं लगा तो मैं कल ही मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा। 11th क्लास का सिलेबस हमारा पूरा हो गया बेटा, है ना। और 12th क्लास में भी सब कुछ हो चुका है, बस मॉडर्न बाकी है और सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करूंगा बेटा। यस सर। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैक्सिमम तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं फिजिक्स में जो काम आता है वो ज्यादा है, वो बता दूंगा, है ना। यस सर। ड्यूल नेचर आएगा, हाँ उससे पहले ही आ जाएगा ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली वाला। और लास्ट में फिर न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में टाइम तब ज्यादा लगता है जब हम डिक्टेट करते हैं, नोट करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ टीचर क्या लिखाते ही रहते हैं। तो आप जानते हैं हम डिक्टेशन से तो थोड़ा बच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस, कि आपको कॉन्सेप्ट और वो इतने अच्छे से करा देंगे, आपके मॉडर्न के क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे एग्जाम में। बच्चों मॉडर्न से क्वेश्चन आते भी बहुत है, सब कुछ मिलाकर 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडर्न से। तो एक अच्छा वाला पोर्शन अपना लास्ट में बचा हुआ है, इसलिए आप उसको सीरियसली लेना थोड़ा। मतलब ये मान लो कि कम लेक्चर में ज्यादा नंबर ला सकते हो। ऐसा होता है ना, कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन उनमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते एग्जाम में। बताओ ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगा पर एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते? बताओ। मैं बता दूंगा तो तुम उसको पढ़ोगे नहीं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स। बेटा मैकेनिक्स से तो 10-11 क्वेश्चन आते हैं, 10-11 क्वेश्चन तो कम नहीं, 11 क्वेश्चन हमेशा आते हैं मैकेनिक्स से, कभी कम नहीं आए आज तक। सर जेई में कितना आता है शायद?
जेई की बात सर करूंगा कम ही बेटा, आता है वो। तो इकलौता कृष्ण कन्हैया है, क्या करें, है ना, तो तेरी बात ही नहीं हो पाती। सर कर दूं तो भी। मैं बताऊं आपको, वैसे नीट में ऑप्टिक्स से बेटा कम क्वेश्चन आते हैं, और ऑप्टिक्स बड़ा पोर्शन है। वेव ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो बहुत छोटा पोर्शन था, उससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, इसलिए वेव ऑप्टिक्स तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन रे ऑप्टिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं और पोर्शन बहुत बड़ा है। मैकेनिक्स में टाइम बहुत लगा अपन को, क्योंकि मैकेनिक्स एक एप्टीट्यूड बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मैकेनिक्स से भी 10-11 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, और इतने ही क्वेश्चन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ जाएंगे, हीट एंड थर्मो से आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मिलाकर 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। सर लॉजिक गेट वो तो, हाँ, वो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। सर एक लॉजिक गेट हमेशा ही आता है, एक नहीं आ जाता है, हाँ, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और जेई में तो बेटा, जेई में तो 30 क्वेश्चन इतने कम होते हैं ना कि क्या चैप्टर बोले, पर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक ऐसा ही रहता है लगभग। तो तेरी बातें तो हम बाद में ही करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज तो हमने बर्नौली प्रिंसिपल डिस्कस कर दिया, बाकी कल पढ़ेंगे, मतलब अभी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में। और कल बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बताऊंगा, एरोप्लेन में उड़ने में कैसे मदद करता है, बॉल स्विंग कैसे होती है, छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। आप है ना प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और अगर आपके सामने से ट्रेन निकल जाए ना बहुत स्पीड, तो देखना तुम ट्रेन की तरफ खींचोगे, सच्ची में। आपके सामने से यदि ट्रेन गुजर जाए तो ट्रेन आपको खींचेगी, ये भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। बर्नौली प्रिंसिपल काम आता है यहाँ पर भी। तो आज तो समय हो रहा है, आपकी अगली क्लास भी है आज, अगली क्लास फिजिकल केमिस्ट्री है आज। तो बेटा मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू Thank you, sir. चलो बेटा, बाय।